हेलो दोस्तों, देसी मैथुलम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेरा क्लास होगा वो 5वां क्लास होगा। थंबनेल पे आप लोग देख ही गए होंगे। आज भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए, जान लीजिएगा, जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे यूपीएसआई हो दोस्तों, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, कोई भी हो, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर ये सब टाइप के प्रश्न अगर आप लगाते हैं ना, तो दोस्तों बात मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको कोई भी एग्जाम निकालने में। जान लीजिए, आराम से आप मैथ में क्वालिफाई करेंगे और अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएंगे। अगर मान लीजिए 18 क्वेश्चन का यूपी पुलिस कांस्टेबल में होगा तो आप 17 प्रश्न जरूर करके आएंगे। एक का तो गारंटी हम नहीं दे सकते, कुछ भी हो सकता है। आपको 18 में 18 भी दोस्तों आएगा ना, तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है, कोई ना कोई गलती हो जाता है। हर कोई विद्यार्थी 100% फेयर नहीं रहता है, ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं। बाकी बिना बात किए हम आगे करेंगे। और एक बात और कहेंगे दोस्तों, अगर मेरा आप क्लास नहीं देख रहे हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं, क्लास सुबह 6 बजे हमेशा आता है दोस्तों, आप जरूर देखिए। आप जरूर देखिए, आपका हर एक डाउट खत्म हो जाएगा। कोई भी डाउट होगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आप लोग तो कमेंटे नहीं करते, कहीं डाउट हो गया, ठीक है, कहीं डाउट अगर आए, कोई भी चीज ना समझ में आए तो जरूर कमेंट करके बताइए। दूसरी बात, कोई भी हम वीडियो में कोई भी क्लास ले रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में देते रहेंगे। अगर आप नहीं देखें तो बाद में देख लीजिएगा, पर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, यहां तक मेरा बात खत्म हुआ। अब आपके क्वेश्चन क्या दिया स्क्रीन पे, उस पर हम बात करते हैं। एक डिब्बे में 50 किग्रा दूध है, उसमें से 5 किग्रा दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, ठीक है, इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा, आपसे ये पूछ रहा है। देखिए, कोई सवाल में लॉजिक है या नहीं, उस पर बात हम नहीं करेंगे, पर आपको ये लॉजिक समझना है ना। अगर आपसे ऐसे डायरेक्ट कहता ना, देखिए ये प्रक्रिया टोटल 3 बार करना है आपको। अगर आप पढ़े हो तो अगर कहीं जरूर समझ में आएगा क्यों 3 बार करना है। एक बार तो 5 लीटर दूध निकाल दिया और 5 लीटर पानी डाल दिया, फिर कह रहा है कि ये 2 बार और दोहराया गया, और दोहराया गया मतलब यानी 2 बार ये, एक बार जो पहले कर चुका, टोटल 3 बार की बात प्रक्रिया कह रहा है। आपको 3 प्रक्रिया में लगाना है। पर सबसे पहले इस सवाल को कैसे लगाया जाएगा, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका आपको बता रहे हैं, हल्का सा समझने का काम करिएगा, हम अपने तरीके से बताएंगे। जानते क्या करिएगा, सबसे पहले आप दूध का परसेंटेज निकाल लीजिएगा कि कितना परसेंट दूध निकाला जाता है। ठीक, तो 5 लीटर दूध निकाला जा रहा है कितने में से, 50 में से। यही 5 50 का कितना परसेंटेज है, हम पहले दूध का परसेंटेज निकाल लेंगे कि कितना परसेंट दूध निकाला जाता है। दोस्तों, हमें पता चला 10% दूध क्या कह रहा है, बाहर निकाल दिया जा रहा है। अब इसी 10% को हम भिन्न में कन्वर्ट करके आपको सारी चीजें समझा देंगे कि कितना दूध बचा और कितना पानी डाला गया होगा, सारा चीज आप जान जाएंगे आराम से समझेंगे तो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी परसेंटेज को बदलेंगे। आपको भली बात पता है, जब ये हटता है तो नीचे 100 लगता है, काटेंगे 10 से हम 10, 10 दही हम 100। ये परसेंटेज को हमने भिन्न में कन्वर्ट कर लिया, 1/10 आया। अब इस 1/10 समझिएगा, माना कि पहले हमारा दूध 10 लीटर था, 1 लीटर दूध निकल गया। चलिए हम दूध का ही जिक्र करेंगे। 10 लीटर दूध में से 1 लीटर दूध निकलेगा तो शेष कितना बचेगा। आपको शेष से मतलब रखना है, पहले कितना दूध था अब कितना दूध बचा, इससे मतलब रखना है। फिर ये बताइए, यही प्रक्रिया एक बार कर दीजिएगा। अब बोला 2 बार और किया गया, तो एक काम करिएगा, यही 2 बार और कर दीजिएगा, यानी टोटल कितनी बार कर दीजिएगा, 9 बार कर दीजिएगा। टोटल कितनी बार कर दीजिएगा, 9 बार। अब आपको करना क्या है, अब आपको गुणा कर देना है, ठीक है, सॉरी, टोटल 3 बार कर देना, मतलब अब आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। 10 दहिया में 100 दहिया में मतलब 1000, इसका गुणा करेंगे 1000 आएगा, इसका गुणा करेंगे क्या आएगा, 99 81 नवा 729 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यह पता चला कि शुरू में दूध कितना था, 1000 लीटर। हम अनुपात बता रहे हैं। अभी आप जो 50 लीटर दूध दिया था ना, इसे बाद में इसका यूज करिएगा, कब, यहाँ इतने आने के बाद। अब आपको पता चला कि अनुपात में 1000 लीटर दूध था, जो भी हम निकालना प्रक्रिया डालना प्रक्रिया किए तो हमारे पास दूध बचा 729। बात समझ रहे ना। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ लीटर कितना दूध था शुरू में, 1000, शुरू में 50 था, मतलब यहाँ कितना है, 1000 है, और यहाँ पे रियल में कितना दिया है, 50 लीटर, यानी 1000 बराबर 50 लीटर। तो ये एक बराबर यहाँ पे आप इसे ला दीजिएगा भाग कराने के लिए। फिर जो शेष बचा है दूध, तो यही 729 का आप गुणा कर देंगे, यहां से आपको पता चल जाएगा कि शेष दूध कितना बचा है। बस आपको करना क्या, 0 से 0 काट देना है। देखिए, हम 0 से फिर हम 5 दूना 10 काट देते, पर जानते काहे नहीं काट रहे हैं, क्योंकि हमें भाग देने में आसानी होगा, 0 लब रहता है तब। तो आप इसका गुणा कर दीजिएगा, 5 9 45 का 4, 5 दूना 10, 4 14, हाथ में 1, 5 7 35, 1 36, नीचे डबल 0 है। अगर भाग देंगे तो 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा दोस्तों। 2 अंक अगर आप दशमलव लगाएंगे तो 36
4-5 लीटर शेष दूध बचा। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई भी सवाल होगा आपको करना क्या है, देखिएगा कितना लीटर दूध निकालना है, कितने में से, यानी 5 लीटर दूध 50 में से निकालना है, गुणे 100 करके परसेंटेज निकाल लीजिएगा, कितना परसेंट दूध निकाला जा रहा है। 10% आया था, इसको भिन्न में कन्वर्ट किए, मानिएगा 10 लीटर में से 1 लीटर निकाल लिया गया, बचा 9। फिर वही प्रक्रिया 2 बार और करना है। इसका गुणा कर देना 1000, इसका गुणा करेंगे 729। ये जो अनुपात आया है, पहले जो दूध था कितना, वो उसका रेशियो आता है। देखिए एक अनुपात होता है और एक रियल वैल्यू होता है। जो रियल वैल्यू 50 लीटर था, यानी यहाँ अनुपात का वैल्यू 100 आया, 1000 आया, वहां रियल में 50 लीटर था, यानी 1000 बराबर 50 लीटर। फिर हमने 729 बराबर मान निकाल दिया। दोस्तों आया आंसर हमारा 36.45 लीटर दूध बचा है। ठीक है, अगर आपसे पानी पूछता तो फिर क्या दिक्कत है, आप खुदे जान जाएंगे। 50 लीटर दूध था, 50 लीटर दूध था, 36.45 लीटर दूध बचा, तो पानी कितना मिलाया गया होगा आप खुदे समझ जाएंगे। मान लीजिएगा 10 लीटर दूध था दोस्तों, अब हमारे पास 8 लीटर दूध बचा और टोटल 10 लीटर का मिश्रण ही है, तो आप खुदे समझ जाएंगे 2 लीटर पानी मिलाया गया। ठीक है, आप खुद समझ जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं है, अगर धीरे धीरे अगर नहीं समझ में आ जाएगा, देखिए हम इसको, बस ये ही होता है कमी, थोड़ा डिजिटल बोर्ड नहीं आप लोग समझ के हट जाते हैं, बस यही आप लोगों में कमी है, क्वालिटी नहीं देखते हैं। हम आपसे वादा करते हैं वो क्वालिटी हम आपको दे देंगे जो आपको डिजिटल बोर्ड पे नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट को 1 घंटा 20 मिनट का समय ले, मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय ले, तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में अगर तय करना होगा तो वो कितना समय लेगा। दोस्तों आपसे ये पूछ रहा है। ऐसे सवाल लगाने के लिए ना जानते क्या करना होता है, सबसे पहले अंत में चले जाइएगा कि पूछ क्या रहा है। पूछ ये रहा है कि इतनी ही दूरी, मतलब 80 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत में तय करना होगा तो कितना समय लेगा। तो आपका फाइनली जो पैटर्न बनेगा ना, वो मान लीजिए टोटल दूरी कितना है 80 किलोमीटर, टोटल चाल क्या बनेगा तब ना, मानिए अच्छा एक हम आपको बता रहे हैं, अभी ये चीज हम कहाँ लिखी, ये चीज हम आपको फाइनली बता दे रहे हैं। दोस्तों मान लीजिएगा ऐसा कभी भी सवाल आएगा तो आप ट्रेन का जो दूरी होगा आप जानते हैं x मान लीजिएगा, माना सॉरी ट्रेन का नहीं, नाव का मान लीजिएगा, नाव का जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। कब जुड़ता है कब घटाता है आपको सीधे बता देते हैं। मान लीजिए धारा इस तरफ बह रहा है और धारा की रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपकी रफ्तार जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप धारा की दिशा में अगर चले जाएंगे तो 2 किलोमीटर आपको ऑलरेडी एक्स्ट्रा बढ़ा देगा, आपका चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा कर देगा। यानी धारा की दिशा में चाल जुड़ता है और धारा के विपरीत दिशा में चाल को घटा दिया जाता है, ये आप समझ लीजिएगा। यानी आप अगर कोई भी मान लीजिए अगर धारा के विपरीत में जाएंगे 80 किलोमीटर की दूरी, तो आपका जो नाव का चाल होगा वो धारा का चाल, उसमें से धारा जो चलिया कर देगा वो माइनस थोड़ा कर देता है, यही आपको समझना है। अब आपको बताइए धारा के विपरीत दिशा में समय आपसे पूछ रहा है, तो समय ज्ञात करने के लिए आपको x और y भी होना जरूरी है कि नहीं है। अब सवाल है कि x y है कहाँ, तो इसमें दिया है शांत जल में नाव की चाल, यानी शांत जल में स्पेशल नाव की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आपको याद रखना है। यह इसलिए दिया है ताकि दोनों का चाल आ जाएगा, तो मान लीजिए एक का चाल आपका निकालने के लिए आसानी होगा। ठीक है, एक का दिया रहेगा तो बस आपको देखिए क्या करना है दोस्तों, x का तो दिया है यहाँ पे हम रख देते, पर y का नहीं दिया है, इसलिए मेरा ये लास्ट का क्वेश्चन हो गया, मतलब फ्लॉप हो गया, नहीं हम हल कर पाएंगे। अब हल करने के लिए ही ना दिया है, कोई ना कोई जरूर जरिया दिया होगा जिससे आप हल कर पाएंगे। अब क्या हुआ, बोल रहा है कि धारा के दिशा में 80 किलोमीटर गया, अनुकूल माने दिशा में होता है, अनुकूल माने दिशा में, धारा की दिशा में गया है 80 किलोमीटर की दूरी, तो कितना समय लिया है 1 घंटा 20 मिनट। तो यहाँ पे पहले धारा की दिशा में चाल ज्ञात कर लें। अच्छा धारा की दिशा में चाल क्या होता है, x प्लस वाई, मनो नाव की भी चाल और धारा की भी चाल जुड़ के भी आता है, यानी टोटल कितना दूरी है 80 किलोमीटर। अच्छा हम समय कितना दिया 1 घंटा 20 मिनट, तो हम 1 घंटा 20 मिनट चाल बराबर दूरी बटा समय रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। इसीलिए आप हमेशा एक काम करिएगा, 1 घंटा जो 20 मिनट दिया है ना, इस 20 मिनटवा को दोस्तों आप घंटे में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अच्छा घंटे में कन्वर्ट करेंगे ईमानदारी से तो बताइए कितना होगा, 2 प्रकार से कर सकते हैं। 1 घंटा 20 मिनट में टोटल कितना समय होगा 80 मिनट, मान लीजिएगा 80 मिनट होगा ना, 80 मिनट होगा, एक बात समझ रहे ना। अब 80 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे, ये भी आप काम कर सकते हैं, सिंपल काम है ये, जाने दीजिए उसको कन्वर्ट करने के लिए, यही आप काम कर सकते हैं। तो चाहिए अब बताइए
और हमारे पास दूरी कितना है 80 किलोमीटर और समय कितना दिया है, समय 80/60। अब कहेंगे 80/60 कहां से आया दोस्तों, जो 1 घंटा 20 मिनट था, 1 घंटा 20 मिनट को हम ऑलरेडी पहले मिनट में लेके चले गए, हमें पता चला 80 मिनट, फिर 80 मिनट को हम इकट्ठा कर दिए थे 1 घंटा 20 मिनट को, फिर 80 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दिए, अब ये घंटा में आ गया। बात समझ रहे हैं ना, तब ना सूत्र रख पाते हैं। तो अब हम रखेंगे चाल बराबर और दूरी आही बट्टा क्या है, समय है, दूरी बट्टा समय। आप दोस्तों ईमानदारी से बताइए, इसको ये काट दिया जाता है, ये ऊपर चला जाता है गुणा करने, ठीक है, ऊपर तो कुछ बचा नहीं, 60 एक का नाम 60, यानी x + y बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब यहां से समझ गए ना, तो क्या भैया आप बताइए, मान लीजिए दोनों की चलिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, आज जिसमें से मान लीजिएगा अब एक की जो चाल दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा x की, तो y का नहीं ज्ञात कर पाएंगे, y का नहीं ज्ञात कर पाएंगे, तो y का यही x का यही में से 45 घटा देंगे दोस्तों, तो ऑलरेडी y का बच जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, y का 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपका दोस्तों चाल बन जाएगा। अब समझ में आया ना। तो अब आपको करना क्या है, आपसे पूछा है धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, आपको कुछ नहीं करना है, यही मनवा रख देना है। अरे भैया 80 किलोमीटर की दूरी है और इसकी जो x की चाल है 45 है, y की चाल है 15, बस आपको करना क्या है 80 आप बट्टे घटाएंगे, क्या बचेगा 30 बचेगा, 30 बचेगा, काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल, और 3 दूना 6, 1 मिनट इसको थोड़ा, 3 दूना 6, अब बचा 2, ऊपर लिखा जाता है ये नीचे। अब बात समझ लेना, यानी 2 सही 2/3 घंटा, पर ऑप्शन में ये तो है नहीं, देखिए क्या यही आया ना, हाँ काटेंगे, 3 दूना 6 बचेगा 2, ये कन्वर्ट करने आता है ना, ऐसे आप भाग दे सकते हैं, हम आपको ये भी बता दे रहे हैं, ये भी नहीं आ रहा है एकदम 0 से, 3 दूना 6, ये जो 2 शेष बचता है ऊपर चला जाता है, ये बगल में ये इधर आ जाता है, ठीक है। तो अब बताइए 2 सही 2/3 घंटा, ऑप्शन में तो है नहीं, यही 2/3 घंटा को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दे दीजिए, बस ये जाएगा 20 बार, अब 20 दूना 40, यानी टोटल आंसर आ जाएगा 2 घंटा 40 मिनट। बस ये आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ सवाल लेके आए हैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल लेके आए, जो आपके हम बताए ना, सवाल कठिन भी पूछा जा सकता है और इजी भी, बस इसमें समय लिए हैं, आप समय नहीं लेंगे, बस आप टेंशन न लीजिए, 2 घंटा 40 मिनट आंसर आ जाएगा धारा के विपरीत दिशा में तय करने में, ठीक है। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों, बस हम आपसे निवेदन करते हैं, एक क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमें समझाना पड़ जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन जो आ जाते हैं हमें समझाना पड़ जाता है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है, ए किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। देखिए एक चीज हम आपको बता दें, ये समय तथा कार्य का क्वेश्चन है और कार्य क्षमता से रिलेटेड प्रश्न है, कार्य क्षमता से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम इनकी कार्य क्षमता जान ले दोस्तों, कार्य क्षमता क्या होता है इस पे भी बात करेंगे हम, कार्य क्षमता क्या होता है उस पे भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले भी हम समझ लेते हैं यहाँ पे ए और बी की कार्य क्षमता क्या है। कह रहा है जो बी की कैपेसिटी है ना ए से 60% अधिक है, अगर इसकी क्षमता 100 होगी तो इसकी क्षमता 160 होगी। आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, 20 पंचे 100, आप 20 वाटे 160, यानी ए की क्षमता अगर 5 होगी तो बी की क्षमता 8 होगी। या क्षमता क्या होता है थोड़ा सा कम आपको समझा देते हैं। क्षमता होता है एक दिन में किया गया कार्य, समय दिन में दिया तो हम दिन में बात करेंगे, सेकंड में दिया रहता तो सेकंड में बात करते हैं। एक दिन में दिया हुआ कार्य का मतलब जैसे का मान लीजिएगा ए ने कोई काम एक दिन में अगर जाएगा तो 5 गो काम करेगा, एक कोई काम करने जाएगा तो एक दिन में 5 काम करेगा, और बी कोई काम करने जाएगा एक दिन में 8 काम करेगा। आपको ऑलरेडी बता दिया, देखिए अब तो काम तो है नहीं, तो काम कैसे जानकारी करेंगे ए के माध्यम से। ए ने कितने दिन में किया, उस काम को 16 दिन में किया है, तो बताइए अगर एक दिन में 5 काम करता है, कोई काम 16 दिन में समाप्त कर देता है, तो वहां पे काम कितना होगा। आप सीधे सीधा कार्य निकालने के लिए कार्य क्षमता कार्य में बहुत अलग है, कार्य निकालने के लिए 5 गुणे 16 करेंगे, 16 बचे 80, पता चलेगा टोटल पूरा कार्य कितना है, पूरा कार्य 80 है। यानी एक दिन में 5 काम करेगा तो 16 दिन में 80 काम करेगा, पूरा कार्य 80 है। अब यही 80 काम को दोस्तों अगर बी अकेला जाके करें तो कितना समय लगाएगा। इसकी कैपेसिटी एक दिन में 8 काम करता है, 80 काम करना होगा तो बी कितना दिन लगा देगा, 8 दहिया 80, यानी बी जो लगाएगा बी वो 10 दिन उस कार्य में लगाएगा। अगर वो 16 दिन ये लगाएगा तो ये 10 दिन में काम पूरा कर लेगा, आंसर आ जाएगा 10 दिन दोस्तों।
इस प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई भी सवाल आएगा नहीं बात करेंगे नहीं कुछ कहेंगे, अगर आपको समझ में आएगा तभी आप सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, तभी आप सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5,000 निवेश करके सरिता ने एक व्यापार चालू किया, 6 माह बाद 80,000 का निवेश करके नीता उसकी साझेदार हो गई। 1 वर्ष के अंत में 18,000 रुपए की लाभ में सरिता का लाभ बताइए, भाग बताइए। क्या बात है, इतना सब लगाई बेचारी और 18,000 रुपया मुनाफा पाए, क्या बात है, कितना अच्छा दिमाग लगाई होंगी ये सब। ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी लगाई होंगी सब दिमाग अच्छा ही लगाई होंगी। ठीक है, सबसे पहले एक बात बता दें दोस्तों, इनका लाभ का रेशियो हम निकालेंगे। अच्छा, लाभ का रेशियो कैसे निकलता है, जितना जो पूंजी लगाया है और जितने समय के लिए अगर उससे गुणा करते हैं आप, तो लाभ का अनुपात ही निकलता है। बात समझ रहे हैं ना, लाभ का अनुपात ही निकलता है। सरिता ने कितना लगाया, आप ईमानदारी से बताइए। सरिता ने 50,000 लगाया, आप लिख दीजिए, मान लीजिए इसे ऐसे लिख दे रहे हैं, सरिता ने 50,000 लगाया। और कौन है, नीता ने कितना लगाया, नीता ने 80,000 लगाया। इतना पहले जो लगाया जितना वो लिख देते हैं, बाद में समय का जिक्र करेंगे, बाद में हम समय का जिक्र करेंगे। अच्छा आप बताइए, कौन अब क्या बोले आपसे, समय में पूंजी का गुणा करेंगे तो लाभ का अनुपात आएगा, या पूंजी में समय का गुणा करेंगे तो लाभ का अनुपात आता है, ये हम आपको बताए हैं। तो बताइए व्यापार कौन शुरू किया, व्यापार टोटल कितने साल तक चला, 1 साल। 1 साल माने 12 महीना। अब 12 महीना में यह व्यापार चालू की थी सरिता ना, ये नहीं ना कहीं गई थी, यानी पूरे 50,000 पे 12 महीना काम की थी, 12 महीना काम की थी। और 80,000 लगा के ये कितना महीना काम की, आप ईमानदारी से बताइए भैया। 1 साल अगर काम चले, आप 6 महीने बाद काम में आए तो काम में कितना बने रहेंगे आप, ऑलरेडी बचा 6 महीना ना, उस बचे 6 महीने से हम गुणा कर देंगे, इनके लाभ का रेशियो मिल जाएगा। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल करेंगे और यहाँ 6 दूना 12 करेंगे, अब 5 दूना 10 और इधर 8 बचा, चाहिए तो इस 2 चौक 8 काट दीजिए। आप बना इनके लाभ का रेशियो 5/4। अब ये लाभ का अनुपात आ गया। अब आप बताइए टोटल लाभ, अब जो टोटल लाभ 18,000 दिया यहाँ पे काम आएगा। यहाँ टोटल लाभ कितना है, इस एक सरिता को 5 रुपया मिलना चाहिए तो नीता को 4 रुपया। टोटल यहाँ लाभ कितना मिला, 9। टोटल यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया है, 18,000। 9 बराबर 18,000 है, 1 बराबर 9 दूना 18, 1 बराबर जो आ जाएगा दोस्तों वो 2,000 आएगा। आपसे किसका पूछा है, सरिता का भाग बताएं भैया। सरिता का अनुपात 5 है ना, 1 बराबर 2,000 तो 5 बराबर 10,000 नहीं आ जाएगा, 10,000 नहीं आ जाएगा आंसर, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस सब सवाल इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा सब सवाल इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। थोड़ा सा का आपको समझ में नहीं आएगा तो अगर कहिएगा कमेंट करके, थोड़ा हमें समय भले से लगे पर हमारे दिमागवा में भर दीजिए, आप इस वीडियो में कमेंट करके कर दीजिएगा। अगली बार आप हमें जरूर, हम यह काम करने की कोशिश करेंगे। अभी तो हमें जानकारी नहीं है, आप स्पीड में समझना चाहते हैं कि एकदम आराम से सब कुछ समझना चाहते हैं, ठीक है। चलिए एक चीज हम आपको बताते हैं, जानते हैं दर कैसे निकलता है। 1 साल का जितना भी ब्याज बढ़ता है ना, वही दर होता है। 1 साल में बढ़ा हुआ ब्याज ही क्या कहलाता है, दर कहलाता है। ये आप समझिएगा 1 साल पे। एक चीज आपको समझ रहे हैं, मान लीजिए कि एक तौर पे अगर हम आपको जानते हैं सवाल कैसे लगेगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, सॉरी साधारण ब्याज 160 रुपया, एसआई साधारण ब्याज कितना है 160 रुपया, सीआई कितना है उसी 2 साल का 170 रुपया। ऐसा सवाल लगाने के लिए जानते क्या करिएगा, सबसे पहले इसका 1 वर्ष का साधारण ब्याज वाला 1 वर्ष का निकाल लीजिएगा। 1 वर्ष का तो दोनों का सिंपल रहता है, हाँ या ना बताइए। चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए चाहे साधारण ब्याज निकालिए, 1 वर्ष का ब्याज तो दोनों का समान रहता है। अगर मान लीजिए 2 वर्ष का ब्याज ही तो साधारण ब्याज 160 रुपया हो गया, पर ही देखिए कितना हो गया 170 रुपया, बढ़ा कितना 10 रुपया। आप कुछ ना करिएगा, इसके 1 साल के ब्याज को क्या करिएगा, मान लीजिएगा वही उसकी मेन वैल्यू है, ठीक है। बढ़ा कितना 10 रुपया बढ़ रहा है, कहां से बढ़ेगा 80 से, 1 साल के ब्याज से देखा जाता है। 1 साल का मूलधन मतलब वही हो जाएगा। आप काटिएंगे, आप काटेंगे 0 से और 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये काटेंगे 100 में 8 का भाग देंगे ना दोस्तों, 100 में 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16,
और बचा 4 0 8 5 40, 12.5% आंसर आ जाएगा। ब्याज की वार्षिक दर दोस्तों क्या होगा? 12.5%। यहाँ पे आप समझ रहे ना, कोई गलती तो हमने किया नहीं है। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपया, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपया है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। हमने कोई गलती नहीं किया लग रहा है। 1 साल का क्या किया हमने? ब्याज निकाल दिया। 1 साल का ब्याज निकाल दिया 10 रुपया, सॉरी 80 रुपया। यहाँ से देखा बड़ा कितना? 10। आंसर आ जाएगा 12.5%। ठीक है, इस प्रकार से इस सवाल को आप हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अरे यार 10 8 80 सही है, 10 से 8 80 होता है ना, भाग देंगे 12.5। ऑप्शन लगता है गलत दे दिया होगा। चलिए ठीक है, इसका आंसर 12.5% आ जाएगा। ठीक है, 12.5% आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आंसर 12.5% आएगा, नोट कर लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया है? एक दुकानदार एक वस्तु को 2800 रुपया में बेचता है तो उसे 30% की हानि होती है। उसे कितने रुपए में बेचें कि 20% का लाभ हो जाए? ये सवाल आपसे पूछ रहा है। आपको करना क्या है? सीधे 100% क्रय मूल्य मान लीजिएगा। हम हमेशा बताते हैं, मान लीजिएगा 100% क्रय मूल्य। अगर दुकानदार इसे 30% की हानि में बेचेगा तो कितना में बेचेगा? पहले परसेंटेज में बता दीजिए। कितना में बेचेगा? 70% में बेचेगा ना। तो आप बताइए 70% बराबर कितना है? 2800 रुपया। यानी यहाँ 2800 रुपया में बेचा है और परसेंटेज में कितना बेचेगा? 70% में। मान लीजिए कि 100 रुपया में खरीदेगा, सीपी करेगा 100 रुपया में, और इसे बेच देगा, एसपी कर देगा 30% खान में, तो 70 रुपये में बेचेगा। और यहाँ की अब आपको विक्रय मूल्य दोनों मिल गया ना, अब उसके बराबर रख दीजिएगा। 70% बराबर 2800। 1% का माल निकालने के लिए दोस्तों हमेशा बताते चाहे यहीं से काट दीजिए, चाहे इसको नीचे ला दीजिए, बाकी जो पूछे यहीं गुणा कर दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, आपसे कह रहा है कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। दोस्तों हम एक काम कर सकते हैं, अगर यहाँ से 100 से गुणा करेंगे ना तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। अच्छा, क्रय मूल्य को मान लीजिए अगर हम 120 कर दें, अगर 100 रुपये हम खरीदे 120 कर देंगे, क्या मेरा 20% का लाभ नहीं होगा? होगा ना। यही चीज कहें 120 कर दीजिएगा ताकि 20% ज्यादा मिलने लगे। 100 से गुणा करते तो क्रय मूल्य मिल जाता। अब काट देंगे, 7 चौक 28, 4 और 1 0, 12 चौक 48 और 1 2 0, यानी 4800 रुपये में बेचेगा तो उसका 20% का क्या होगा दोस्तों? लाभ हो जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगुना हो जाती है। इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा? ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। इसे हम आसानी से आपको समझा रहे हैं। ये सवाल आप कैसे करिएगा? एक चीज याद हमेशा कर लीजिएगा ना, एक चीज आप हमेशा याद कर लीजिएगा, समय गुणे दर अगर आप करते हैं ना तो ब्याज मिलता है 1 वर्ष जो भी है। अगर आप टाइम का गुणे दर, इस साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिएगा 100% अगर हम दोस्तों क्रय मूल्य मान ले, एक तौर पे एक चीज बता रहे हैं, अगर हम कहते 20% हमारा दर है और समय 2 साल है, तो आप चेक कर लीजिएगा दर 20% आएगा, 20% आएगा नहीं आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। साधारण ब्याज, सॉरी ब्याज 20 आएगा। मानो यहाँ सब परसेंटेज का खेल में कर रहे हैं तो सब परसेंटेज है, यानी 20% ब्याज होगा अगर 100% अगर माने तो। ये चीज समझने का कोशिश करिएगा। तो हम वही चीज समझा रहे हैं दोस्तों, अगर आप ना दर में समय का गुणा करेंगे तो ब्याज मिलता है। दर में समय का गुणा करने पे क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। तो इस हिसाब से ये भी एक चीज हो सकता है, अगर हम समैया का भाग देंगे ब्याजवा में तो ई मिल जाएगा, और इसका भाग देंगे तो ई मिल जाएगा। यानी ब्याज में समय का भाग देंगे तो दर मिलेगा, दर का भाग देंगे तो समय मिलता है। ये चीज आपको समझना है। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम अगले वीडियो में ये सेम क्लास, यही सेम क्वेश्चन लेके आएंगे और आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। चलिए, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा, मान लीजिएगा 100% हमारा मूलधन था, ठीक है। अच्छा, दुगुना होने में कितना समय लगा? मान लीजिए 100 रुपया बैंक में जमा किए, हमारा 200 रुपया हो रहा है, कह रहा है दुगुना होने में कितना समय लग रहा है? तो 20 वर्ष का समय लग रहा है। अच्छा छोड़िए, मान लीजिए बैंकों में 100 रुपया हम जमा किए मूलधन, और हो गई कितना? ए मिश्रधन हो जाती, मनो मिश्रधन कितना हो गया? 200 रुपया। अच्छा, मुझे ब्याज कितना मिला? तो टोटल के देखेंगे यहाँ पे तो हमें 100 रुपया ब्याज मिला। अब आपको कुछ नहीं करना है, ब्याज में हम समय का भाग दे देंगे। ब्याज में हम 20 वर्ष समय दिया ना, 20 वर्ष समय का हम भाग दे देंगे, तो हमारा जो निकलेगा ना दोस्तों, वो हमारा रेट निकल जाएगा, दर निकल जाएगा।
ब्याज में समय का भाग 20 पंचे 100, ये 5% रेट आ गया। मानो एक साल में 5% ब्याज मिलेगा। अगर 100%, सब परसेंटेज खेल का समझ लीजिएगा, ठीक है। 100 में रहता है तो आप 100 का से अगर चाहे बेसी हो चाहे कम हो, वही उसका परसेंटेज होता है। बात समझ ना, यानी एक साल में 5% ब्याज बढ़ रहा है, आपको पता चला। अब एक और नियम से समझाने की कोशिश करेंगे। आप कह रहे यही धन 3 गुना हो जाए, मान्य 300 रुपया हो जाए तो कितना साल लगेगा। अच्छा, अब 100 से 300 होगा तब ब्याज कितना मिलेगा 200, और दर कितना है 5%, भाग देंगे तो समय नहीं मिल जाएगा, 40 वर्ष आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और आप समझ सकते थे, 100 रुपया की धनराशि 200 हुई, यानी ब्याज कितना मिला 100 रुपया, यानी 20 वर्ष में 100 रुपया ब्याज हो रहा है, तो यहाँ 200 रुपया ब्याज हुआ है तो 40 साल समय नहीं लगेगा। ये दिमाग में आप लगा सकते हैं, आराम से इसे कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 40 वर्ष, ठीक है। 40 वर्ष में वो दोगुना हो जाएगी स्वयं की, 40 वर्ष में वो दोगुना हो जाएगी। आप यहाँ पे आप समझ लीजिएगा। अब कहेंगे सर वो दर और समय का जो गुण वाला का होगा, देखिए एक बार समय का भाग देके हम दर निकाल लिए थे 5%, अब उसी फिर दूसरा का ब्याज निकाल के हम उस दरवा का भाग देके फिर समैया निकाल लिए। बात समझ में आ रही है, ये क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पे दिया है, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। ये आपसे सवाल पूछ रहा है। इस सवाल को कैसे लगाएंगे हम आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं, आप जरूर उसे लगा लेंगे। दोस्तों आप बताइए, कोई भी ट्रेन, जब देखिए यहाँ पे ये मामला है ना कि पुलवा को पार किए, 600 मीटर पुलवा है, पर समय कितना ले रही है 35 सेकेंड। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए दोस्तों, कोई भी ट्रेन अगर किसी व्यक्ति या खंभे को पार करती है तो टोटल दूरी वो अपनी ही तय करती है, जितना समय में तय कर ले। बात समझ में आ रहा है ना, यानी ये टोटल अपनी जो दूरी था ना दोस्तों, वो 5 सेकंड में तय की है। क्यों? क्योंकि एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में तय की है, यानी अपनी जो लंबाई की दूरी थी वो 5 सेकंड ले रही है। चलिए अब जिक्र करते हैं 600 मीटर लंबे पुल को वो 35 सेकंड में पार कर लेती है। अच्छा, क्या जो 600 मीटर का पुल पार की है 35 सेकंड लिया है, तो क्या उसका भी दूरी भले से नहीं बताया, पर आपको कैपेसिटी यहां से पता चल जाएगा। अगर ट्रेनिया का 5 सेकंड का दूरिया हम हटा देंगे, मान लीजिए 5 सेकंड हटा दें हम, 35 सेकंड की जगह 5 सेकंड ट्रेनिया हटा दें, कहा कि कोई भी ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो अपनी भी दूरी तय करती है और उस पुल की भी दूरी तय करती है। हालांकि यहाँ पे पर्सनल बता दिया कि पुल को 600 मीटर पुल को पार की है तो 35 सेकंड ली है, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं बताया। जब रेलगाड़ी की लंबाई नहीं बताया तो उसका 5 सेकंड हम माइनस कर देंगे। हम ही पता करेंगे, यहां से कभी भी सवाल आएगा तो 35 सेकंड में से 5 सेकंड माइनस करेंगे तो 30 सेकंड समय लेगी पार करने में 600 मीटर लंबे पुल को। ये आपको पता चलेगा पर्सनल। अगर इसकी कोई दूरी नहीं रहती, अगर आदमी ही बन जाती, व्यक्ति बन जाती, तब दौड़ते दौड़ते जाती 600 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती। जब इसका समैया हम हटा देंगे, जब इसका समैया हम लगा देंगे तो इसका भी दूरिया कुछ होगा तो नहीं होगा, तब तो ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको समझ में ही होगा दोस्तों कि ये ट्रेन दूरी कितना अगर तय करेगी, 600 मीटर दूरी तय करेगी तो समय कितना लेगी 30 सेकंड। आप कह रहे हैं अरे सर जी यही 600 मीटर को तो 35 सेकंड में पार किए, आप कह रहे हैं आप कैसे फिर 30 सेकंड में पार कर लेगी। बात ये है ना दोस्तों, हम उसका 5 सेकंड का निकाल दिए। अगर हम ऐसे डायरेक्ट अगर हम सूत्र रख देते ना, दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बट्टे समय 600 बट्टे 35, तो ये पता चलता तो यहाँ कोई पुल को पार करेगी उसकी भी तो दूरी रहेगी होगी नहीं रहेगी, तो उसका दूरिया हमें जोड़ना पड़ेगा, तब तो सवाल नहीं लगेगा। इसीलिए हम इसका दूरियों हटा देंगे और इसका समयों हटा देंगे। अब यहाँ से इसकी कैपेसिटी, ओरिजिनल कैपेसिटी ये पता चलेगा, 600 मीटर पुल को 30 सेकंड में पार करेंगे। तो अब हम सूत्र आसानी से रख सकते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। आप काटिएगा 0 से 0, आप 20 या 60, ये 20 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गया। हालांकि चाल बड़े में दिया है तो बड़े में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से हमेशा बताते हैं। चाल छोटा रहे बड़ा बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर दीजिए, 5 × 20 18 × 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देते हैं। इसे आप जरूर लगाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, इसे आप, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, वाह क्या बात है, आयत है 15 सेंटीमीटर, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण 17 सेंटीमीटर है, तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या बात है दोस्तों, एक आयत है
एक आयत है। अच्छा आप हमें ये बताइए, ये आयत की आमने और सामने वाली भुजा क्या होती है? बराबर होती है। अब कह रहा है एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेके यहां तक 15 सेंटीमीटर है। बात समझ रहे हैं ना? और कह रहा है इसका विकर्ण, विकर्ण दिया है ना, हाँ विकर्ण दिया है। अच्छा विकर्ण क्या होता है? ये बीचों में की लंबैया विकर्ण कहलाती है। ये दिया है 17 सेंटीमीटर। अच्छा आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या है? अगर देखा जाए आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई तो है, चौड़ाई है ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अच्छा एक तौर पे दोस्तों इसको भूल जाइए, तो क्या आपको ये त्रिभुज नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो आप बताइए इसका हई। अब त्रिभुज में अगर हम लेके जाएं तो ये होता है का हई, देखिए हई आधार होता है, हई लंब होता है, क्या होता है? कर। तो हई लंबवा ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं? इसका स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर घटा देते हैं, जो बचता है उसी का वर्गमूल ले लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। 225 घटेगा 64 और 64 का वर्गमूल क्या आएगा? 8 आएगा। यहाँ 8 रख देंगे। पाइथागोरस के नियम से आप लगा लीजिएगा इसको, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का प्लस लंब का स्क्वायर आंसर होता है। फिर आपको कर्ण सॉरी ये निकालना होगा, तो आपको हम भली भांति ये चीजें पढ़ाएंगे तो समझा देंगे, ठीक है। ये मेरा 8 आ जाएगा। अब हम आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लंबाई 15 है और चौड़ाई क्या है? 8 है। 15 बाटे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, कहा कि ये स्क्वायर में हमेशा आता है, ठीक है। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में बताते हैं। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देता है। हम आपसे छोटी सी निवेदन करना चाहते हैं, आपके हाथों में शेयर की बटन है, अगर नहीं इच्छा है तो नहीं करिएगा, पर लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाएगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देता है कि 5 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या बताइए। ये सवाल हम आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक एग्जाम में देता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आता था, पर डेटा बदला था, ठीक है, डेटा बदला था। ऐसा कभी सवाल आएगा ना तो हम आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं। औसत माने होता है हिस्सा। औसत माने क्या होता है? हिस्सा होता है। मान लीजिए एक परिवार में 5 लड़के हैं और उनको औसत दिया गया कितना? 65, यानी सबको 65 रुपया। मान लीजिए एक घर में 5 लड़के हैं, उनके पापा आए बोले बाबू तुम लोग 65 रुपया ले लो। टोटल अगर गुणा करेंगे तो पता चलेगा 325 रुपया पापा दे के गए हैं उन लोगों को। 5 लोगों को 325 रुपया दे के गए हैं। अब इसके बाद दू लोग झगड़ा करना चालू कर दीजिए। जो दोनों पहले छोट के थे यानी 2 लोग थे, वो कह रहे हैं हमको 81 रुपया चाहिए, हम दोनों को 81 चाहिए। तो इन दोनों को 81 देंगे तो कितना देंगे? 2 1 कनम 2 2 8 16 162 देंगे। फिर अंतिम 2 लोग जो हैं वो कहने लगे कि हमें दे दीजिए 38 रुपया। अब बताइए उन दोनों लोगों को 38 रुपया दिया जाएगा तो 38 दूना 76, 2 8 16 2 3 6 1 7। अब बात समझ में आया ना? अब मामला क्या हुआ? टोटल 4 लोगों का बंटवारा कर दिया गया। कितने रुपए टोटल में हुआ? कितने? 238 रुपए। यानी 4 लोगों के बीच में 238 रुपया कह रहा है। अब ये कह रहा है तीसरी संख्या बताएं। मतलब तीसरी संख्या मतलब ये कहना चाहता है जो छूटी हुई संख्या उसी को बता दीजिए। अगर ऐसा हो सकता है तो अब आपको क्या करना है? यही 5 लोगों में से 4 लोगों का घटा देंगे। घटा देंगे तो क्या छूटी हुई संख्या या तीसरी संख्या नहीं आ जाएगी? घटाएंगे 8 7 15, फिर ये चला जाएगा 11 8 3 11, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 87, ठीक है, आंसर आ जाएगा 87। इस प्रकार से आप सवाल कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था ये, जो भी था सवाल दोस्तों। 10 में से 10 सवाल आप कितना लगा पाए, आप हमें कमेंट करके बताते ही नहीं है। आप कितना लगा पाए, क्या समझते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, आप हर चीज बताएं दोस्तों। हम आपको डिजिटल से भी बेटर देने का काम करेंगे। कंटेंट जो भी होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, आप आसानी से एग्जाम निकाल जाएंगे दोस्तों। यूपीएसआई का एग्जाम निकालने का भरपूर तजुर्बा है, हम आपको हर चीज समझाने का काम करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।